हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंगुलर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमारा एम है कि हमें एंगुलर इक्वेशन सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। और एंगुलर इक्वेशन क्योंकि हम y के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा विल बेसिकली बी एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल Y एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंगुलर इक्वेशन रेफरेंस के लिए लिखा है और उसे हमने इक्वेशन 1 बोला है। तो देखिए ये एंगुलर इक्वेशन में थीटा और फाई इस तरह से दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो हम फिर से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सबसे पहले हम एक थीटा का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, एक फाई का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे और उन दोनों के जो सोल्यूशन हमें मिलेंगे वो फाइनली कंबाइन करके हमें ये y का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये इस वीडियो में ये हमारा प्लान है। तो सबसे पहले हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं जिसकी वजह से हम थीटा और फाई को सेपरेट कर सके। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 को y साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखा है और यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे कैपिटल Y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा और नीचे एक साइन थीटा, फिर ये सेकेंड टर्म में तो ये पूरा का पूरा y साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है। इस तरह से ये कैंसलेशंस करने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब हमारा इक्वेशन पहले से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो अभी हम इक्वेशन 2 को फिर से लिखते हैं। तो इक्वेशन 2 को जब हम रीराइट करते हैं तो उसे हम इक्वेशन 3 कहते हैं। अब इक्वेशन 3 में हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये हम कैसे करेंगे, तो ये जो कैपिटल Y जो कि फंक्शन ऑफ थीटा और फाई है उसे हम कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई इस तरह के दो अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके फिर पूरे इक्वेशन को सेपरेट करते हैं। यहाँ हमने कैपिटल Y ऑफ थीटा फाई को कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई इस तरह के दो के प्रोडक्ट में लिखा है और इसे हमने इक्वेशन 4 बोल दिया है। अब पूरे थ्योरी में ये हमें ब्रैकेट वाले टर्म नहीं लिखने हो तो हम इसे सिंपली कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ हमारे पास y था वहाँ वहाँ हमने कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई का प्रोडक्ट लिख दिया है। तो अब इक्वेशन को सेपरेट करने से पहले हम कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई से हम ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं तो उस केस में हम फाई को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लेते हैं तो उस केस में हम थीटा को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले हम ये जो ब्रैकेट्स में से जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे बाहर ले लेते हैं और उसके बाद पूरे इक्वेशन को कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट टर्म में फाई कांस्टेंट है इसीलिए फाई को बाहर लिखा है, सेकेंड टर्म में थीटा कांस्टेंट है इसीलिए थीटा को बाहर लिखा है और अब हमने ऊपर के इक्वेशन की जगह पे ये नीचे के इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 लेबल किया है और अब हम इक्वेशन 5 को कैपिटल थीटा कैपिटल फाई से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ थीटा डिपेंडेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हटा दिए हैं और सेकेंड टर्म जो है वो भी सिर्फ फाई डिपेंडेंट है इसीलिए हमने यहाँ से भी पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमूव कर दिए हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये थीटा डिपेंडेंट है, सेकेंड टर्म नहीं है और ये जो राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो थीटा डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, थीटा वाले टर्म्स एक साथ, फाई वाला टर्म और फिर इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होता है। तो यहाँ हमारा इक्वेशन 6 जो है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन फाई। अब इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को x बोलूं
और सेकेंड ब्रैकेट को y बोलूं और अगर इसी इक्वल टू 0 लिख दूं, तो देखिए यहाँ पे इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, और इस केस में अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इक्वेशन 6 में यूज करना है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स है और दोनों के समेशन इज इक्वल टू 0 हो रहे हैं, तो हम दोनों ब्रैकेट को कांस्टेंट ले सकते हैं और जो कांस्टेंट हम फर्स्ट के लिए लेंगे उसी का जो नेगेटिव कांस्टेंट है वो हम सेकंड के लिए लेंगे। तो चलिए अभी हम इक्वेशन 6 को एक बार इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ हमने थीटा वाला जो इक्वेशन है उसे लेट अस से m स्क्वायर्ड कह दिया है, तो फाई वाला इक्वेशन जो है वो ऑटोमेटिकली -m² हो जाता है। तो हमने अब सक्सेसफुली थीटा और फाई वाले इक्वेशन को सेपरेट कर लिया है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 7 और 8 बोला है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 को बारी बारी इनके सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो क्योंकि फाई वाला इक्वेशन थोड़ा सिंपल है तो हम सबसे पहले फाई के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये फाई इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इक्वेशन 9 में लिखा है, दैट इज कैपिटल फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू ई रेज टू आई एम फाई। अब यहाँ पे दो चीजें नोट करने जैसी है। पहली तो ये कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ई रेज टू प्लस और माइनस आई एम फाई होता है, बट ये प्लस और माइनस साइन की केयर हम कैसे ले लेंगे, तो एक्चुअली m के वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो वो वैल्यूज की वजह से हम ये प्लस और माइनस का केयर ले सकते हैं। और दूसरी बात कि फाई की रेंज जैसे मैंने आगे बताई थी कि फाई की रेंज जो है वो 0 से 2 पाई होती है, तो जब एंगल फाई 2 पाई से चेंज होता है तो हम टिपिकली जिस पॉइंट से शुरू करते हैं स्फीयर पे उस पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं। तो हम एक आर्ग्यूमेंट ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल फाई ऑफ फाई प्लस 2 पाई इज नथिंग बट कैपिटल फाई ऑफ फाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 10 कह देते हैं। तो अभी हम इक्वेशन 10 और ये जो इक्वेशन 9 है उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m की वैल्यूज किस तरह से हो सकती है उसका थोड़ा पता चल सकता है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 जो है वो कैपिटल फाई ऑफ फाई इज इक्वल टू ई रेज टू आई एम फाई था, और इक्वेशन 10 हमने आगे देखा कि कैपिटल फाई ऑफ फाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कैपिटल फाई ऑफ फाई। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि ई रेज टू आई एम ऑफ फाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू ई रेज टू आई एम फाई। ठीक है, अब ये पावर्स में जो एडिशन है उसे हम स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाता है ई रेज टू आई एम फाई प्लस आई एम 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू आई एम फाई। ठीक है, तो अब ये पावर्स एडिशन में है तो ये बेस सेम होने की वजह से इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है ई रेज टू आई एम फाई इंटू ई रेज टू आई इंटू 2 पाई एम, थोड़ा सा रिशफल करके लिखा है, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू आई एम फाई। अब ये ई रेज टू आई एम फाई से अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करें तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, ई रेज टू आई इंटू 2 पाई एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने पहले ऑलरेडी ऐसा पढ़ा होगा कि ई रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ई रेज टू आई थीटा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाता है कॉस ऑफ 2 पाई एम प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशन है ये किस सिचुएशन में ट्रू हो सकता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लेबल कर लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 11।
तो अगर हम पूछे कि m की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, तो देखिए हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि m इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ रखें तो साइन 0 तो 0 हो जाता है और cos 0 जो है वो 1 हो जाता है, तो ये इक्वेशन ट्रू है। अब m की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये m की वैल्यू 1 रखने पे ये साइन 2 पाई हो जाता है, तो साइन 2 पाई 0 होता है। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये cos 2 पाई हो जाता है जो कि 1 होता है, तो फिर भी ये इक्वेशन ट्रू है। अब अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये साइन ऑफ 2 पाई m जो है इसमें -1 रखते हैं तो ये फिर भी साइन ऑफ -2 पाई है, तो ये भी 0 होता है। और यहाँ पे cos ऑफ 2 पाई m जो है इसमें m की वैल्यू -1 रखें तो ये cos ऑफ -2 पाई जो है, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, तो ये cos ऑफ -2 पाई कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 पाई एंड cos 2 पाई इज 1, तो ये फिर भी 1 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए m के वैल्यूज जो है वो कोई भी इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर m की वैल्यू ये इंटीजर के अलावा कुछ और ले लेते हैं तो उस केस में ये जो साइन वाला टर्म जब जब नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे एक रियल टर्म प्लस एक इमेजिनरी टर्म भी आएगा, तो जिसकी वजह से इक्वेशन 11 ट्रू होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी कि m के वैल्यूज इंटीजर ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो 5 वाले इक्वेशन का काम है, मतलब उसको जो उसका सोल्यूशन है और उसे समझने का काम है, ये खत्म हो जाता है। तो अब हम थीटा वाले इक्वेशन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम थीटा वाला जो इक्वेशन था उसे कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसे सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन 7 को कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो इस इक्वेशन में हमने ये m² थीटा जो है उसे लेफ्ट में ले लिया है, तो ये कैपिटल थीटा कॉमन करके हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 13 जो है, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ही हमें दिखता है, तो इसीलिए लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ही हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मान के चल सकते हैं। तो उस आर्ग्यूमेंट को लेके अब हम इक्वेशन नंबर 13 का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन है कैपिटल थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू a इंटू पी एल एम ऑफ कॉस थीटा। यहाँ a एक कांस्टेंट है और पी एल एम ऑफ कॉस थीटा जो है वो एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन है और यहाँ l और m क्वांटम नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो पी एल एम ऑफ कॉस थीटा है उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी एल एम ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू मॉड m बाई 2 डी बाई डी एक्स रेज टू मॉड m इंटू पी एल ऑफ x। अब यहाँ ये इक्वेशन नंबर 15 में पी एल ऑफ x क्या है, तो पी एल ऑफ x इज दी nth लेजेंडरी पॉलिनोमियल, और अब हम पी एल ऑफ x का जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पी एल ऑफ x लेजेंडरी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/2 रेज टू l फैक्टोरियल d बाई डी एक्स रेज टू l x स्क्वायर्ड माइनस 1 रेज टू l। यहाँ l फैक्टोरियल जो है इन जनरली यहाँ पे फैक्टोरियल समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे जो L का रेंज है इज यानी कि L की जो वैल्यूज है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब ये नेगेटिव इसीलिए नहीं हो सकते हैं इस केस में क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 16 में हमें d बाई डी एक्स रेज टू एल मिलता है और d बाई डी एक्स रेज टू नेगेटिव वैल्यूज वो हमने मतलब वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इस केस में L के वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से लेते हैं। और m के जो वैल्यूज हैं इन जनरल m रेंजेस फ्रॉम -l टू +l इन इंटीग्रल स्टेप्स। तो अब तक जो हमने देखा उसमें से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है कैपिटल Y ऑफ थीटा फाई, ये हम कैसे लिख सकते हैं,
तो कैपिटल Y of theta phi is a product of capital theta which is a function of theta and capital phi which is a function of phi। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिए हैं, तो वो दोनों सॉल्यूशंस में यहाँ लिख देता हूँ कि कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन क्या था, तो वो था a इंटू पी एल एम ऑफ कॉस थीटा, और जो फाई वाला पार्ट था उसका सॉल्यूशन क्या था, e रेज टू आई एम फाई। ये क्या हो जाता है, y ऑफ थीटा फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैसे तो हमारा जो काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जो हमने y का फॉर्म लिखा है इसमें ये जो कैपिटल A है ये अभी भी हमारे लिए एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब ये वेव फंक्शन को अगर हम नॉर्मलाइज करते हैं, ये कैपिटल A की वैल्यू हमें मिल सकती है। और हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ A का आंसर लिख देते हैं कि अगर हम इसे नॉर्मलाइज करें तो हमें क्या मिलता है। नॉर्मलाइज करने पे हमें कुछ ऐसा मिलता है। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड एंगुलर वेव फंक्शंस है इन्हें पॉपुलरली स्फीयरिकल हार्मोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो इक्वेशन था हमारा आगे, उसमें हमने सिर्फ ये कैपिटल A का वैल्यू नॉर्मलाइज करके यहाँ लिखा है। तो ये हो जाता है y एल एम ऑफ थीटा फाई। यहाँ पे l और m इसीलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो हमारा सारा इक्वेशन है ये सिर्फ l और m के डिपेंडेंट है। y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका फॉर्म है एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2l प्लस 1 बाई 4 पाई l माइनस मॉड m फैक्टोरियल अपॉन l प्लस मॉड m फैक्टोरियल, और बाकी का टर्म्स एज इट इज। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये -1 रेज टू m ऐसा लिख सकते हैं फॉर वैल्यूज ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1 फॉर वैल्यूज ऑफ m लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ l जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है और स्मॉल m जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।